On Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class we will progress a poem, and the poem name is Bridges, which is written by Robert Frost. This poem is in BA 30 student syllabus of MDS University particular, but it's also important for every literature student. हम जो हैं ब्रिजेस का आज सेकंड स्ट्रेंजा पढ़ेंगे. इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हो. उसमें मैंने बता दिया कि ब्रिजेस क्या है, उसका जो मीनिंग है वो क्या है, उसकी जो शॉर्ट समरी है ब्रिजेस पोएम की वो मैंने आपको बता दी. बट फिर भी एक बार थोड़ा सा हम फिर से जान लेते हैं. ब्रिजेस जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है. रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट है. फ्रोस्ट राइटिंग ऑफ दिस पोएम स्विंगिंग ऑन अ ब्रिजेस ट्री. ये जो है स्विंगिंग ऑन अ ब्रिजेस ट्री, ये क्या थी? ये एक पोएम थी जो किसने लिखी थी? बाय अमेरिकन पोएट ल्यूसी लैकॉम ने लिखी थी. उससे ये इंस्पायर हुए. मतलब स्विंगिंग ऑन अ ब्रिजेस ट्री नाम से एक पोएम थी जो कि एक अमेरिकन पोएट ल्यूसी लैकॉम ने लिखी थी. उसको उन्होंने पढ़ा. किसने पढ़ा? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने पढ़ा और वो इंस्पायर हुए. उसके बाद में उन्होंने ये पोएम लिखी. और सेकंड इस पोएम को लिखने का उनका क्या वो था मीनिंग कि वो खुद and his own experience of swinging bridge trees at his childhood. वो खुद झूलते थे ब्रिज ट्री पे अपने चाइल्डहुड में. तो इन दोनों का मिक्सचर आप बोल सकते हैं कि इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा. किन दोनों का मिक्सचर? एक तो इनका खुद का अपना एक्सपीरियंस, जब ये खुद चाइल्डहुड में थे, अपने बचपन में थे, तो ये स्विंग करते थे किस पे? ब्रिजेस ट्री पे, है ना. ब्रिजेस ट्री पे ये झूलते थे. उस चीज़ का एक्सपीरियंस इन्होंने इस पोएम में लिखा. और सेकंड इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पोएम पढ़ी जो पोएम लिखी थी ल्यूसी लैक्रॉन ने, और पोएम का नाम था स्विंगिंग ऑन अ ब्रिजेस ट्री. ये पोएम इन्होंने पढ़ी तो इसका भी इनको जो एक्सपीरियंस मिला वो इन्होंने अपनी खुद की पोएम में लिखा जिसका नाम था ब्रिजेस. और ये पोएम जो है BA थर्ड ईयर स्टूडेंट के सिलेबस में है MDS यूनिवर्सिटी में. तो और वैसे ये इम्पॉर्टेंट है ही सभी लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए. सो हम इसका आज सेकंड स्ट्रेंजा पढ़ते हैं. क्या है सेकंड स्ट्रेंजा में? देखो, हमने पहला जो स्ट्रेंजा पढ़ा था उसमें क्या था? When I see bridges bend to left and right across the lines of straighter darker trees, I like to think some boys been swinging them, but swinging doesn't bend them down to stay as I storm do. Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain. देखो, फर्स्ट स्ट्रेंजा में क्या बात कर रहा है पोएट? फर्स्ट स्ट्रेंजा में मैंने बता दिया था, वैसे आपको ऑलरेडी फर्स्ट स्ट्रेंजा पढ़ा दिया है. फिर भी हम एक बार थोड़ा सा उसका टच देख लेते हैं कि ये जो ब्रिजेस के ट्री हैं, ये जो स्ट्रेट ट्री होते हैं उनके बीच में खड़े हुए हैं. और ये बीच में अलग ही लग रहे हैं. क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये झुके हुए हैं. इनकी जो टहनियाँ है वो झुकी हुई है और इनके साथ में जो पेड़ है वो एकदम स्ट्रेट है. तो इनको अलग से नोटिस हो रहे हैं ये पेड़. कौन से पेड़? ब्रिजेस वाले पेड़. अब क्वेश्चन ये है कि ये झुके क्यों, है ना. ये क्यों झुक गए? तो इसका आंसर पोएट खुद ही दे रहा है कि इनका झुकने का रीज़न ये हो सकता है कि कोई बच्चे जो हैं छोटे छोटे वो इन पे झूले हों. और ये इनके माइंड में क्यों आया? क्योंकि ये खुद अपने बचपन में इन पेड़ों पे झूलते थे. तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है बच्चे झूले हों. बट ये जो है बाद में हमें ये भी बता रहे हैं कि बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जो आइस स्टॉर्म आया है, जो बर्फ़ का तूफान आया है, वो बर्फ़ इन पेड़ों पे जम गई है और बर्फ़ के भार से ये जो पेड़ है वो झुक गए. इनकी टहनियाँ झुक गई है. मतलब रियलिटी तो ये है. बट ये कह रहे हैं और हो भी सकता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस जो पेड़ है उस पर झूले हों, इसलिए ये झुक गए हों. फिर ठीक है, वो आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बिन स्विंगिंग दैम बट स्विंगिंग डजंट बेंड दैम डाउन टू स्टे एज आई स्ट्रॉन्ग डू. Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain. They click upon themselves as the breeze rins and turn many colored as the streak cracks and crazes their enamel. Soon the sun's warmth makes them shed crystal shells, shattering and avalanching on the snow crust, such heaps of broken glass to sweep away. You would think the inner dome of heaven had fallen. They are dragged to the withered breaker by the load. अब क्या है? अब फिर उन्होंने बताया कि जो ये बर्फ़ इनके जो पेड़ पे जो है बर्फ़ जम गई और जिसके भार से ये झुक गए हैं, बट वो बर्फ़ कभी तो पिघल के नीचे गिरेगी. जब तेज़ हवा चलेगी तो वो बर्फ़ जो है वो नीचे गिरेगी और नीचे गिरने से वो बर्फ़ टूट जाएगी. और उसके बाद क्या होगा? जो सन है उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन किस पे आएगा? उस बर्फ़ पे आएगा. और उस बर्फ़ पे जब उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आएगा तो जो सन की बीम्स है, उसकी जो रेज है, उससे उसमें बहुत सारे कलर आपको देखने को मिलेंगे. लाइक अ रेनबो. जैसे रेनबो में बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं, वैसे आपको उस बर्फ़ में कलर देखने को मिलेंगे. और वो कलर बहुत सारे होंगे, आपको अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे. और जो सन की वार्म है, थोड़ी सी गर्मी है, उससे क्या होगा? वो बर्फ़ मेल्ट भी होगी, पिघलेगी भी.
तो ये आपको एक इमेजरी दिखाई है इसमें फर्स्ट स्टेंजा में कि ये जो है क्या होगा, जो ब्रिचेस ट्री है वो झुक गए हैं बर्फ से और जो बर्फ नीचे गिर गई है ऐसा लग रहा है जैसे कि वो क्रिस्टल कुछ बन गया हो, क्योंकि उस पर सन की रेज आ रही है तो वो बहुत सारे कलर भी दिख रहे हैं उसमें। ऐसा लग रहा है एक ग्लास का हीप बन गया हो, जैसे कोई कांच जो होते हैं कांच का एक ढेर सा बन गया हो, क्योंकि वो बर्फ जब पेड़ से गिरेगी तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक गिरेगी तो एक हीप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक हीप। हीप इन द सेंस कि एक ढेर बन जाएगा, किसका? बर्फ का बनेगा। बट यहाँ पोएट बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है वो हीप देखने में जैसे कि कोई ग्लास का हीप बन गया हो, कांच का हीप बन गया हो, और उस पर फिर डायरेक्ट सन का रिफ्लेक्शन आ रहा है और उसमें फिर अलग अलग कलर दिख रहे हैं। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहुत ब्यूटीफुल नेचर इमेजरी दिखाई है हमारे पोएट ने, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बोल रहा है पोएट, देखो आप टेक्स्ट में देखें। दे आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड ब्रेकन बाय द लॉर्ड। दे आर, दे किसके लिए आया है? जो ये ब्रिचेस ट्री हैं उनके लिए, कि दे आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड ब्रेकन बाय द लॉर्ड, कि ये बहुत सारे लोड से, किसका लोड हो रहा है? बर्फ का लोड हो रहा है, और बर्फ के लोड होने से क्या हो गए? झुक गए हैं। ठीक है, इन पे लोड हो रहा है किसका? बर्फ का, और बर्फ भारी होती है और उनके जमने से ये झुक गए हैं। दे आर dragged to the withered breaker by the load and they seem not to break down once they are bowed। और ऐसा लग रहा है कि इनको जो है पेड़ जो है इनको तोड़ा नहीं जा सकता। and they seem not to break down once they are bowed, जब तक कि वो नहीं झुकते हैं। बर्फ अगर किसी पेड़ पे, मतलब ब्रिचेस के पेड़ पे अगर बर्फ जम गई है तो क्या होगा? वो जमी हुई जो बर्फ है उससे वो लोड हो गए और वो उनको तोड़ा नहीं जा सकता, खुद से हम उसको नहीं हटा सकते बर्फ को, जब तक कि वो अपने आप मेल्ट होके नीचे नहीं गिर जाती। क्योंकि वो जो बोर्ड होंगे, बोर्ड इन द सेंस जब बेंड होंगे बर्फ के लोड से, पेड़ की टहनियाँ जो है, ट्रंक्स जो है, जब वो बेंड होगी तो वो अपने आप मेल्ट होके नीचे गिरेगी, हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ ये बताया पोएट ने, क्या बोल रहा है? दे आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड ब्रेकन बाय द लॉर्ड एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक दाउ वंस दे आर बोर्ड। सो लो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देमसेल्व्स, सो लो फॉर लॉन्ग। और इससे क्या होगा? जब वो लोड हो रहा है किसका? बर्फ का, किस पे? ब्रिचेस ट्री पे, ब्रिचेस ट्री की ट्रंक्स पे, वो क्या करेगी? इनको कभी भी राइट नहीं होने देगी। राइट इन द सेंस यहाँ है स्ट्रेट, कि वो उनको कभी भी सीधा नहीं होने देगी। किनको? ब्रिचेस के ट्रीज को। कौन नहीं होने देगी? जो बर्फ है जो जमी हुई है किस पे? ट्रंक्स पे ब्रिचेस के, वो कभी भी इन पेड़ों को एकदम राइट नहीं होने देगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जमी हुई है, तो वो पेड़ जो है स्ट्रेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दे आर ड्रैग्ड टू विदर्ड ब्रेकन बाय द लोड एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक दाउ वंस दे आर बोर्ड। सो लो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देमसेल्व्स, वो अपने आप में कभी भी सीधे खड़े नहीं हो सकते। दे नेवर राइट, राइट का मतलब यहाँ स्ट्रेट मान लो। दे नेवर राइट देमसेल्व्स, अपने आप में वो कभी सीधे खड़े नहीं हो सकते। कौन? ब्रिचेस ट्री, बिकॉज ऑफ लॉर्ड ऑफ द आइस स्टॉर्म जो आया उसकी वजह से। यू में सी देयर ट्रंक्स, आप उनकी ट्रंक्स को देख सकते हो, टहनियों को देख सकते हो। आर्चिंग इन द वुड्स ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, आर्चिंग, आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ सीधी है और अगर वो झुक जाएगी तो आर्क बन जाएगा। आर्क आप सब जानते हैं, आधा चंद्रमा, आधा गोला बन जाएगा। तो ऑब्वियसली एक ये इमेजरी बताइए कि अगर ब्रिचेस ट्री पे बर्फ का लोड आ जाता है, उसकी ट्रंक्स पे, उसकी जो टहनियाँ हैं उस पर अगर बर्फ का लोड आ जाता है, बर्फ जम जाती तो वो नीचे झुक जाएंगी। टहनियाँ जो स्ट्रेट ट्रंक्स हैं वो नीचे झुक गई तो क्या बन गया? एक आधा गोला बन गया, आर्च बन गया। तो वो इमेजरी यहाँ दिखाई है कि जो ट्रंक्स है वो हाफ जो है गोले में आ गई है। देखो, यू में सी, तुम देख सकते हो, देयर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड्स, कि आप उनकी ट्रंक्स को, ब्रिचेस की ट्रंक्स को देख सकते हो आर्चिंग इन द वुड्स। वुड्स मतलब है जंगल। वुड्स ईयर आफ्टरवर्ड्स, कि कई दिनों बाद आप अगर जाओगे जंगलों में तो आप देखोगे कि जो ब्रिचेस ट्री की टहनियाँ हैं वो जैसे आर्च रूप में है। क्यों है? क्योंकि उन पे बर्फ़ का बहुत ज़्यादा लोड था और बर्फ़ के लोड होने से वो परमानेंटली क्या है हो गई है? आर्च बन गई है। परमानेंटली जो ब्रिचेस के ट्रंक्स हैं वो परमानेंटली झुक गई हैं और झुकने से वो परमानेंटली आधे गोले के जैसी हो गई हैं। और आप ये सब चीज़ें कहाँ देख सकते हो? वुड्स में। वुड्स इन द सेंस किसी फॉरेस्ट में, किसी जंगल में।
ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं, यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड्स ईयर आफ्टर वर्ड्स, इवन कई सालों के बाद भी, क्योंकि परमानेंट अगर हम किसी को अगर किसी पे वजन डाल देंगे परमानेंटली तो वो परमानेंट ही झुक जाएगी। मतलब जो ट्रंक्स हैं उन पे अगर आइस का लोड होता है तो वो परमानेंटली आर्क रूप में झुक जाती हैं। वो जब बेंड होती है तो उनका आर्क रूप बन जाता है, और ये जो आर्क वाला जो रूप है हम उसको देख सकते हैं कई सालों बाद भी, अगर हम वुड्स में जाते हैं, जंगल में जाते हैं तो भी। देन पोएट बोल रहा है एक, अब आपको नेक्स्ट लाइन में देखने को मिलेगा कि पोएट जो है वो कंपेयर कर रहा है किसी लड़की से, ठीक है, किसको, हमारे ब्रिचेस ट्री को किसी लड़की से कंपेयर कर रहा है। बहुत ब्यूटीफुल सिमिली है यहाँ। क्या बोल रहा है, देखो, आर्किंग इन द वुड्स ईयर आफ्टर वर्ड्स ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, और जब ये आर्क होएगी इनकी ट्रंक्स जो है, ब्रिचेस ट्री की ट्रंक्स अगर झुक जाएगी तो क्या होगा, ट्रेलिंग देयर लीव्स, तो ऑब्वियसली इस जो पेड़ है ब्रिचेस, उसकी जो पत्तियां हैं, देयर लीव्स, इसकी जो पत्तियां ऑन द ग्राउंड, वो भी ग्राउंड में आएगी, वो भी नीचे आके गिरेगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई पेड़ है उससे जो है वो अगर उस पर बर्फ का लोड आ जाएगा तो जस्ट जो उसकी टहनियाँ है वही झुकेगी। उसके साथ साथ क्या होगा, जो इसकी लीव्स हैं वो भी क्या है, ग्राउंड में आके गिर जाएगी। तो हमें ये भी देखने को मिलेगा अगर हम कभी वुड्स में जाते हैं, अगर हम कभी जंगलों में जाते हैं तो हमें ब्रिचेस ट्री है वो एक अलग ही शेप में मिलेंगे, वो झुके हुए मिलेंगे, उनकी जो टहनियाँ है वो झुकी हुई मिलेगी, उनकी जो लीव्स है वो नीचे ग्राउंड में मिलेगी। ये सब हमें देखने को मिलेगा, ये मतलब ये इमेज भी हमें देखने को मिलेगी। देन क्या बात कर रहा है पोएट, You may see their trunks arching in the woods year after words, trailing their leaves on the ground like, अब देखो यहाँ आपको पता चल रहा है कि सिमिली आई है, like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun, like girls on hands and knees that throws their hair before them over their heads to dry in the sun। इन 4 लाइनों का क्या मीनिंग है, इन 4 लाइनों का मीनिंग है कि अभी जो हमारा ब्रिचेस ट्री है जो झुका हुआ है, जो जिस पे बर्फ का लोड आकर जो परमानेंटली झुक गया है, और जिसकी जो लीव्स है वो ग्राउंड में गिर गई है, और जिसकी जो ट्रंक्स है, जो टहनियाँ हैं वो आर्क रूप में झुक गई है, तो अगर इस ट्री को, इस ब्रिचेस ट्री को हम देखेंगे इस हालात में तो हमें क्या फील होगा, हमें ऐसा लगेगा कि ये एक लड़की के जैसे लड़कियाँ अपने लंबे बालों को अपने आगे की ओर करके सन के सामने सुखाती है और वो बाल नीज तक, हमारे घुटनों तक आ जाए, तो हमें वैसा ही एटमॉस्फेयर उन ब्रिचेस ट्री का लग रहा है कि जैसे कोई लड़की अपने लंबे बालों को, अगर वो गीले हैं तो उनको सुखाने के लिए अपना जो हेड है वो आगे की ओर करेगी तो सारे बाल आगे आ जाएंगे और नीज तक जाएंगे, घुटनों तक जाएंगे, और उस पर डायरेक्ट सन आएगा तो जो उसका मॉइस्चराइजर है बालों का वो सुखा रही है। तो जब वो सुखाती है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे ब्रिचेस ट्री अभी उस लड़की के जैसे लग रहे हो जो लड़कियां अपने बाल ऐसे सुखाती है। तो बहुत अच्छा सा इमेजिनेशन आपको करना है, और पोएट ने बहुत अच्छा सा सिमिली दिया है, इसमें बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है। देखो, लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स, जो लड़कियां हैं अपने हाथों से, एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन, अपने बालों को सुखाने के लिए, अपने बालों को ड्राई करने के लिए, उसका मॉइस्चराइजर, जो गीले गीले सीले सीले से बाल होते हैं उनको सुखाने के लिए जब हम अपने बालों को आगे करते हैं और हमारे बाल जो है नीज तक जाते हैं, हमारे घुटनों तक जाते हैं, तो कैसा फील होता है, वैसा ही अभी ब्रिचेस ट्री अपने आप को दिखा रहा है। उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है किसका, ब्रिचेस ट्री का, वो अभी सेम वैसा ही लग रहा है। कैसा, लाइक अ गर्ल। देन क्या बात है, बट आई वॉज गोइंग टू से, पर मैं ये कहना चाहता था, व्हेन ट्रूथ ब्रोकन इन विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट, कि एक्चुअली मैं आपको इमेजिनेशन में ले जाना चाहता था। कौन कह रहा है, पोएट यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बट आई वॉज गोइंग टू से, मैं कहना चाहता था, कहने वाला था, टू से व्हेन ट्रूथ ब्रोक इन विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म, कि एक्चुअली मैं आपको इमेजिनेशन वर्ल्ड में ले जाना चाह रहा था, मैं आपको यही सब चीज़ें फील करवाना चाह रहा था कि जो ब्रिचेस ट्री है वो एक लड़की की तरह लग रही है, और जो है उस पर बच्चे जैसे झूले झूले हों, बट रियलिटी मेरे मुंह से निकल गई। और रियलिटी क्या थी कि वो जो ब्रिचेस ट्री है उस पर आइस स्टॉर्म का लोड है, इस वजह से वो झुका हुआ है, रियलिटी ये है। बट पोएट ये बोलना चाह रहा है कि मैं अपने आप को
आपको इमेजिनेशन वर्ल्ड में ले जाना चाह रहा था, जहाँ पे आपको ये सब इमेजिनेशन हो कि जो ब्रिचेस ट्री है वो एक लड़की की तरह लग रहा है और जो उसकी टहनियाँ हैं वो क्यों झुकी है, क्योंकि उस पर कोई बच्चों ने झूला झूला है। बट रियलिटी आइस स्टॉर्म वाली थी और मेरे मुंह से ये ट्रूथ निकल गया जब मैं आपको ये सब बताने वाला था। बट एक्चुअली मैं आपको इमेजिनेशन करवाना चाह रहा था, इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में ले जाना चाह रहा था। क्या बोल रहा है, बट आई वॉज गोइंग टू से, मैं कहना चाहता था When truth broke in, पर मेरे मुंह से ट्रूथ निकल गया with all her matter of fact about the ice storm। और वो ट्रूथ क्या था, मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म। आइस स्टॉर्म वाला फैक्ट था कि भाई ये सब काम आइस स्टॉर्म के आने से हुए हैं, बर्फ़ के गिरने से हुए हैं। फिर वो खुद ही कह रहा है आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बैंड देम, कि मुझे कहना तो ये चाहिए था आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बैंड देम, कि मैं अगर इमेजिनेशन मैंने अगर की है और मैं आपको इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में ले जाऊं तो मुझे ये ट्रूथ अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए था आइस स्टॉर्म वाला। मुझे ये कहना चाहिए था कि ये जो पेड़ झुका है वो कैसे, किसने झुकाया है, कुछ बच्चों ने झुकाया है जो कि इस ब्रिजेस पे स्विंग कर रहे हो, झूल रहे हो। बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रूथ ब्रोक इन विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बैंड देम, कि कुछ लड़कों ने इसे झुकाया है। एज ही वेंट आउट एंड इन द फेच द काउज, कि जब भी वो अपनी गायों को चराने के लिए, अब ही आया है ना यहाँ, एज ही वेंट, अब ही से मतलब है कि यहाँ पोएट जो है वो किसी पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहा है। मतलब पहले तो वो ये कह रहा है कि सम बॉयज़ इन द सेंस कुछ लड़कों ने इस पेड़ को झुकाया है, बट यहाँ ही आने का मतलब है कि यहाँ जो पोएट है वो एक पर्टिकुलर किसी बंदे की बात कर रहा है, जो वो हो सकता है कि खुद भी हो, उसका खुद का चाइल्डहुड हो, और मे बी वो किसी अदर बंदे की बात कर रहा हो जिसको पोएट ने नोटिस किया हो। सो अब हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये उस ही के लिए। एज ही वेंट आउट इन द फेच द काउज, कि एक बंदा था जो अपनी गायों को चराने के लिए बाहर जाया करता था। सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल, और कुछ लड़के भी ऐसे थे जो कि बेसबॉल सीखने के लिए टाउन से बाहर जाते थे, दूर जाते थे। बट उस लड़के का प्ले क्या था, देखो यहाँ कंपैरिजन कर रहा है पोएट एक गांव के लड़के का, एक आप बोल सकते हो कि शेपर्ड बॉय का जो अपनी गायों को चराने वाला होता है, गडरिया, उसका यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि पोएट ने जो है टच दिया है कि एक जो शेपर्ड होता है, एक गडरिया जो होता है, वो क्या करता है, वो अपनी गाय को चराने के लिए जब जाता है तो इन पेड़ों पे झूलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अदर कोई गेम नहीं है, उसके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ लड़के ऐसे हैं जो बेसबॉल सीखने के लिए अपने टाउन से बाहर जा सकते हैं, बट जो ये पर्टिकुलर बॉय है, जो शेपर्ड है, जो ही है, जो हमारी पोएम में जिसको ही से रिप्रेजेंट किया गया है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता है। तो वो क्या करता है, अपने आप का टाइम पास ऐसे ही करता है जैसे इन पेड़ों पे झूलता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या बोला है पोएट ने कि आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बेंड देम एज ही वेंट आउट एंड इन टू फेच द काउज, सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल हुज ओनली प्ले। बट ये जो लड़का है, कुछ लड़के तो बेसबॉल सीखने के लिए बाहर चले जाते हैं, बट हुज यहाँ जो ही जिसको रिप्रेजेंट किया है वही पर्टिकुलर बॉय है। हुज ओनली प्ले, उस लड़के का ओनली प्ले क्या है, वॉज वॉट ही फाउंड हिमसेल्फ समर और विंटर एंड कुड प्ले अलॉन, कि अदर जो बेसबॉल वगैरह है, कोई भी आप अदर गेम खेलेंगे उसमें आपको एक पार्टनर की नीड होगी, बट जो ये बंदा है, जो शेपर्ड है, जो ही है, वो क्या है, वो अपना टाइम पास अकेले कर लेता है। चाहे विंटर हो चाहे समर हो, कोई भी सीज़न हो, उसके लिए अपने आप को जो है खेलना, उसका अकेला वो खेल लेता है, वो अकेला इन पेड़ों पे झूल लेता है, उसको किसी पार्टनर की नीड नहीं है, वो अपना टाइम पास अकेले कर सकता है क्योंकि उसके पास अदर ऑप्शन नहीं है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि यहाँ एक रूरल टच दिखाया है, गांव का थोड़ा टच दिखाया है। सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल हुज ओनली प्ले, उसका ओनली प्ले क्या है, ओनली मतलब अकेला उसका प्ले है ये, वॉज वॉट ही फाउंड हिमसेल्फ, जिसमें वो अपने आप को फाउंड करता है, समर हो या विंटर हो, एंड कुड प्ले अलॉन, पर अकेला खेलता रहता है और खेल सकता है। कुड प्ले अलॉन, वो अकेला खेल सकता है, उसको किसी पार्टनर की नीड नहीं है। तो आज हम यहाँ अपना स्टेंजा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में हम इसकी आगे की जो लाइन रिमेनिंग लाइन से उन पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप टेक्स्ट के साथ इस वीडियो को देखें और ये पोएम पढ़ें। थैंक यू सो मच।